हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024 की, जिसमें हमने अपने ऑलरेडी 4 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एनवायरनमेंट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए जो कि पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम से रिलेटेड मिल पाए। तो आज हम सबसे पहले एनवायरनमेंट में अपना पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। यानी हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जो कि आपको पता है हर 2 साल के बाद निकाली जाती है। 1987 के बाद से ही हर 2 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस रिपोर्ट को निकालता है। रिसेंटली रिलीज इन्होंने 2023 वाली रिपोर्ट करी है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल गोल हमारा यही था कि एटलीस्ट हम कंट्री के जो लैंड पे 1/3 जो फॉरेस्ट कवर है और 2/3 जो हिली एरियाज़ माउंटेनस रीजन में है, उसको हम मेंटेन कर पाएँ। इसी गोल को लेकर ये रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं। इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो ध्यान रखना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रिपेयर करता है, और ये हर 2 साल में प्रिपेयर की जाती है। इसमें जो मेथड्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ मेथड यूज़ करता है इस रिपोर्ट को निकालने की, फॉरेस्ट रिपोर्ट को, उसके लिए सैटेलाइट डेटा की मदद लेता है, फॉरेस्ट इन्वेंट्री डेटा की मदद लेता है, फील्ड वेरिफिकेशन की मदद लेता है, और 751 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसको कवर कर रहे हैं। ध्यान रखना आप इस बात को कि असेसमेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको चेक करने के लिए कि राइट आपका कितना फॉरेस्ट कवर है, फील्ड का वेरिफिकेशन, वो सारा कुछ 751 डिस्ट्रिक्ट में। पहले 636, अगर आप प्रीवियस रिपोर्ट देखते हो स्टेट फॉरेस्ट की, तो उसमें 636 डिस्ट्रिक्ट थे। इस बार जो रिपोर्ट डाली गई है उसमें 751 डिस्ट्रिक्ट में असेसमेंट किया गया है। अच्छा, कुछ ना नई नई डेफिनेशन जो यूज़ हुई, की डेफिनेशन यूज़ की गई इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व 2023 में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने समझाया यहाँ पर ट्री कवर के बारे में। क्या कह रहा है ट्री कवर के बारे में? कह रहे कंप्राइजेज ऑल ट्री पैचेस आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, यानी जितने भी ट्री पैचेस हैं फॉरेस्ट एरिया के बाहर, जो कि 1 हेक्टर से कम है इन एक्सटेंड की, जितने भी स्कैटर्ड फॉर ट्रीज़ हैं जो कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में है, और वो ठीक से नॉट कैप्चर्ड अंडर द फॉरेस्ट कवर, यानी कि यहाँ पर वो बहुत बात कर रहा है ट्री कवर की डेफिनेशन को समझा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्री कवर। तो ट्री कवर का मतलब है फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो बहुत सारे ट्री पैचेस होते हैं जो 1 हेक्टर से कम लैंड पे फैले हुए हैं, या बहुत स्कैटर्ड है रूरल एरिया में या अर्बन एरियाज़ में, और वो फॉरेस्ट कवर के अंडर नहीं आ रहे हैं, ऐसे इलाकों के जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, उसको ट्री कवर कहते हैं। ठीक है, समझ गए ये बात। फिर सेकेंड डेफिनेशन इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया गया फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट के बारे में क्या बताया गया कि जितना भी लैंड है मोर देन 1 हेक्टर विद अ ट्री कैनोपी जिसकी है, जिसकी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा की है, जिसमें ऑर्किड्स हैं, बैम्बो हैं, पाम हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस है, लैंड यूज़ है, मतलब यानी जितने भी लैंड हैं वो नॉट नेसेसरली भी रिकॉर्डेड एज अ रिजर्व्ड फॉर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। तो याद रखना फॉरेस्ट कवर वो लैंड है जो 1 हेक्टर से ज़्यादा है, जिसकी ट्री कैनोपी जो है वो 10% से ज़्यादा की डेंसिटी कवर करती है, उसमें ऑर्किड्स हैं, उसमें बैम्बो है, उसमें पाम है। तो फॉरेस्ट कवर में ये भी नहीं देखा जाता कि किसकी ओनरशिप है, क्या लीगल स्टेटस है। ऐसे लैंड जिसमें बस आप ये समझ लो जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं आ रहे हैं, उसको फॉरेस्ट कवर के अंडर डाला गया है। समझ गए? सारे अलग अलग हैं, ट्री कवर अलग है, फॉरेस्ट कवर अलग है। तीसरी डेफिनेशन ISFR ने, यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ने बताई है फॉरेस्ट एरिया की। फॉरेस्ट एरिया को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे सारे लैंड्स जो कि अभी तक फॉरेस्ट वगैरह के अंदर नोटिफाई किए गए हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी वो फॉरेस्ट एरिया होता है जिसको लीगल स्टेटस सरकार दे देती है कि ये जगह जो है वो फॉरेस्ट एरिया का पार्ट है। जबकि फॉरेस्ट कवर में क्या होता है, सिर्फ ट्रीज़ का या जितने भी प्रेजेंट है लैंड पे उसी को बोला जाता है। तो ध्यान रखना दोनों में फ़र्क है। फॉरेस्ट कवर का मतलब इतना होता है कि कितने ट्रीज़ लैंड पे प्रेजेंट हैं। फॉरेस्ट एरिया में स्पेसिफिकली सरकार लीगल स्टेटस देती है और ये बताती है कि ये जगह जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। तो ऐसा सारे लैंड जो गवर्नमेंट एक्ट या रूल के अंडर आ जाते हैं फॉरेस्ट, उसको फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। अब फॉरेस्ट एरिया 4 तरह से क्लासिफाई किया जाता है।
एक होता है बहुत ज़्यादा घने घने जंगल, यानी जिसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होगा तो देखो इसका डायग्राम भी कितना सुंदर बनाया हुआ है, इसमें कितना घना ट्री है, यानी जिसमें ट्री की कैनोपी जो होती है उसकी डेंसिटी 70% या अबव होती है, तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। सेकेंड तरीके का जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यानी इसमें जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी है वो 40% या 70% के बीच की है। ऐसे ही ओपन फॉरेस्ट होते हैं जिसमें ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10 से 40% के बीच में है। फिर ऐसे ही स्क्रब है जिसमें फॉरेस्ट लैंड जिसकी कैनोपी की जो डेंसिटी है वो 10% से जब कम की होती है तो उसको हम स्क्रब कहते हैं। तो ये चारों के चारों फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल घोल के पी जाने हैं कि एक वेरी डेंस होता है, एक मॉडरेटली डेंस होता है, एक ओपन फॉरेस्ट होता है और एक स्क्रब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिपोर्ट ने हाईलाइट ये करा हुआ है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारे देश में 2021-23 में कितना था और उसके बाद चेंज कितना फॉरेस्ट डेंसिटी में आया हमारे देश के अंदर, तो डिक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज़ कितना हुआ है, वो फॉरेस्ट टाइप बताया हुआ है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट तो बड़ा है या है ना, ऐसे मॉडरेटली जितने भी हैं डिक्रीज़ कहाँ पर हुए हैं, तो यानी मॉडरेटली वाले में डिक्रीज़ हुआ है, ओपन वाले में डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन वेरी फॉरेस्ट डेंस बड़े हैं। तो ऐसे ही इसने एरिया कवर के बारे में बताया कि ग्रीन एंड जो भी फॉरेस्ट कवर इंडिया में है उसका क्या एरिया है, तो उसमें एरिया कवर ने बताया जो टोटल ग्रीन कवर है वो 1445.18 है। तो ऐसे ही इसने रिपोर्ट्स में हाईलाइट करा है, रीजनल ट्रेंड भी बताया कि वेस्टर्न घाट की तरफ एरिया लॉस्ट हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ा है, मैनग्रोव्स अगेन बहुत कम है। स्टेट की परफॉर्मेंस में देखें तो मध्य प्रदेश जो है उसका एरिया जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो है 85724, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, देन महाराष्ट्र है। तो यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगर हम देखो यहाँ पर देखें कि लार्जेस्ट एरिया इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, यहाँ पर हमने देखा था टॉप फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया जिसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अगर हम देखें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ सबसे बड़ा है तो हम याद रखना छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा है 683.62, उसके बाद यूपी है, फिर उड़ीसा, राजस्थान है। तो लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट आए तो छत्तीसगढ़ लिखोगे टॉप नंबर पर, अगर टॉप फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आए तो उसमें मध्य प्रदेश आ गए। ऐसे ही सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो याद रखना मध्य प्रदेश में डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर 612.41। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि जो भी बच्चे अभी पेपर लिखने जाने वाले हैं, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश का पेपर भी आ रहा है, तो आप उसके लिए डेटा ज़रूर ध्यान में रखना। उसके बाद देखो यहाँ ना कुछ की फाइंडिंग्स में बताया कि देखो अगर कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो 81.5 मिलियन टन उसको बढ़ा है अभी, और बैम्बो एरिया सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का है। टॉप 3 स्टेट जहाँ मैनग्रोव है तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल का नाम आएगा, गुजरात का आएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री महाराष्ट्र कर्नाटका में बहुत ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट फायर डिक्रीज हुई है अगर हम 21-22 वाले सीज़न को देखते हैं तो। टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर वो लगी आपकी आंध्र प्रदेश के जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर लगी है। उसके बाद इंद्रावती रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में। इन तीनों के नाम आपको टिप्स पे याद रखने हैं कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है। तो यानी ISFFR की रिपोर्ट से हमें एक बात जो समझ में आई है वो ये आई है कि भले ही इंडिया का कमिटमेंट फॉरेस्ट मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा कमिटमेंट इंडिया निभा रहा है, लेकिन जो कुछ ब्रॉड डेफिनेशंस हैं जैसे फॉरेस्ट कवर है जिसमें अब अर्बन ग्रीन स्पेसेस भी हैं, प्लांटेशन भी हैं, वो हो सकता है ओवर एस्टिमेट हो जाए। और ओवरलुक क्या किया हमने, इंटरनल डिग्रेडेशन को हमने ध्यान ही नहीं दिया है। उस पर बहुत सवाल उठे हैं कि डेटा जो आपने बनाया है जब उसमें इतनी कमियां हैं तो वो डेटा रिलायबल कैसे होगा। तो दिस अंडरस्कोर द नीड फॉर मोर प्रिसाइज, यानी बहुत ज़्यादा असेसमेंट को ठीक करने की बात को रखा जा रहा है कि असेसमेंट के टूल्स ठीक नहीं हैं, उसका क्राइटेरिया और प्रिसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर रिपोर्ट के बारे में आए तो ऐसे ही आपको कंक्लूड करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रनाउंस किया डायरेक्शन ऑन एन एप्लीकेशन और ये आइडेंटिफाई करा कि जितने भी सेक्रेड ग्रुव्स हैं जो कि राजस्थान में ओरेंज के नाम से जाने जाते हैं, तो सरकार ने ना TN गोदावर्मन जजमेंट का उठाया है 1996 का, उसको ध्यान से समझना क्या कह रहा है। TN गोदावर्मन जजमेंट में फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया था
और क्या बोला गया था, वो सभी इलाके जो फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं, सरकार ने बोला या ओनरशिप उनकी हो गई, रिकॉग्नाइज हुए हुए, तो वो सब फॉरेस्ट का पार्ट है। या जो भी एरियाज़ को जिसमें डिक्शनरी में मीनिंग जो फॉरेस्ट का लिखा हुआ है वो भी फॉरेस्ट ही है। या वो इलाके जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि कमेटी बैठी, सेटअप एक्सपर्ट कमेटी बैठी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो 1996 में जो ऑर्डर किया वो सभी इलाकों को जंगल बताया गया है, फॉरेस्ट बताया गया है। ये बात समझ आ गई? टी.एन. गोदावर्मन जजमेंट समझ आ गई? अब समझना ध्यान से कि मुद्दा क्या है, यार ये सेक्रेड ग्रुव्स होते क्या हैं। सेक्रेड ग्रुव्स का मतलब है यानी वो फॉरेस्ट के पैचेस, वो नेचुरल वेजिटेशन जिसमें लोगों के आध्यात्मिक या आप कहो कि धार्मिक रिलीजियस मीनिंग्स या डीप मीनिंग्स उसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है जो आसपास ऐसे पैचेस ऑफ फॉरेस्ट के पास रहती है, वो इनको पूजने लग गई है। यानी ऐसे स्पेसेस जो कम्युनिटी इसलिए प्रोटेक्ट रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी इससे आस्था जुड़ी हुई है, हमारे बिलीफ जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल जुड़े हुए हैं। तो इंडिया में मानोगे 1 लाख से 1,50,000 तक सेक्रेड ग्रुप्स फैले हुए हैं IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। IUCN का फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में, कब आया था, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसको हम जिंज केरजी कह रहे हैं मेघालय में। ये भी एक सीक्रेट ग्रुप है और आप मानोगे इसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिखा गया है। समझ गए यहाँ तक बात? अब इंडिया में सेक्रेट ग्रुव जो हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। कह रहा कैसे? कह रहा हिमाचल प्रदेश जाओ तो वहाँ पे देव वन के नाम से जाने जाते हैं, उत्तराखंड नीचे उतरो तो भोग्याल एंड देव वन के नाम से यहाँ भी जाने जाते हैं, सिक्किम में गुम्पा फॉरेस्ट कहते हैं, झारखंड में सराना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी गुम्पा कहते हैं, असम में थानन मेदिको कहते हैं, मेघालय में लॉ कैंथेंग कहते हैं, राजस्थान में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं ये, लेकिन है सारे के सारे सीक्रेट फॉरेस्ट ही। अब सरकार ने और इवन डायरेक्शन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। क्या? लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सेक्रेड ग्रुप्स को। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साथ प्रोटेक्ट करने के इनके अंडर डाल दो आप। यानी इनको कम्युनिटी रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया जाए। सबसे पहली बात सेक्शन 361 में लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ताकि इनका ऑफ गवर्नेंस और मैनेजमेंट हो सके। फिर ये भी मिनिस्ट्री को बोला गया है कि एक ऐसा नेशन वाइड सर्वे करो, प्लान करो कि ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो और इनके इलाके कितने बड़े बड़े हैं, उसका इलाके का क्षेत्रफल या उसका एक्सटेंड निकालो कि कितना है। फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ बोला गया है कि क्योंकि कम्युनिटी का यहाँ पर रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और बिलीफ जुड़े हुए हैं, तो आपको इसी बहाने फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी हो जाएगा। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने, कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को ही यहाँ कस्टोडियन बनाया है सेक्रेड ग्रुप्स का, इस एक्ट के तहत, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर एक्ट के तहत ही बनाया गया। तो ये भी कितनी बड़ी बात हो गई, इससे भी कम्युनिटी को कितना पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है। और अल्टीमेटली देखो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ ही फॉरेस्ट भी तो कंजर्व हो रहा है, तो प्लस पॉइंट नहीं है कितना बड़ा ये। फिर प्रमोशन ऑफ पिप्लैंथरी मॉडल, यानी गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जेंडर इक्वलिटी हो पाए। अब ये क्या है? पिप्लैंथरी एक ना विलेज है राजस्थान में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक विलेज है जहाँ पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। कब? विच वेंट ऑन टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर इट्स यूनिक मॉडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलेजर्स क्या करते हैं कि कोई भी अगर लड़की पैदा होती है मान लो, तो वहाँ पर 111 ट्रीज लगाए जाते हैं। समझ आया? पिपलांतरी विलेज राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है इनके यूनिक मॉडल की वजह से। और वो यूनिक मॉडल ये है कि विलेजर जो होते हैं वो 111 ट्रीज़ को प्लांट करते हैं जब भी कोई लड़की पैदा होती है। समझ गए? अब ये कह रहा है सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कल्चरल वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनके यहाँ पर डीप रूट्स कल्चरल ट्रेडिशन छुपे हुए हैं। मतलब वो एक देवी देवता की तरह समझते हैं इनको। तो आप समझो यहीं पर वेन्यू है उनके फेस्टिवल्स का, उनके वेडिंग्स का, यूथ के सोशलाइजेशन का। जैसे साबरीमाला केरला में, हरियाली गढ़वाल में है, बस उसको वैसे ही पूजा जाता है। दूसरा सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की सेकंड वजह यह है कि इससे बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होगी। दे ऑफन सर्व एज द लास्ट रिफ्यूज फॉर एंडेमिक स्पीशीज इन द रीजन।
फिर आप समझो 50 रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज जो मेघालय की है वो सीक्रेट ग्रुप्स में रहती है, तो यानी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो गया। तीसरी चीज़ है सॉइल का कंजर्वेशन होना, और सॉइल कंजर्व कैसे हो रही है, जो वेजिटेशन कवर है सेक्रेट ग्रुप्स का उससे सॉइल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आपने सेक्रेट ग्रुप्स के वेजिटेशन के कवर को इन्हांस कर दिया, इससे सॉइल इरोजन बचेगा। कह रहा कैसे, कह रहा हाईलैंड जो ग्रुप्स है ना वेस्टर्न घाट्स और हिमालयन रीजन्स में, वो सॉइल के कंजर्वेशन के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। फिर चौथा कारण है सेक्रेट ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का, वो है इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल बेनिफिट्स। सेक्रेट ग्रुप इंडिजीनियस कम्युनिटी यानी जो वहाँ की लोकल ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसको फ्रूट देती है, लीव्स देती है, फाइबर देती है, गम देती है, गम्स देती है, रेजिन्स देती है, मेडिसिनल प्लांट देती है, नर्सरी या स्टोर हाउस का काम करती है। मतलब आप सोचो यहीं पर तो भंडार भरा हुआ है किस चीज़ का, आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन का। फिर ग्रोथ है लाइफ स्टॉक बेस्ड इकोनॉमीज़ का। आप समझो अराउंड 41% जो लाइफ स्टॉक बरमार डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान का है वो डिपेंडेंट है सेक्रेट ग्रुप्स और आंस पे ही। सोचो यानी कितना ज़्यादा इस पर डिपेंडेबिलिटी भी है, तो इसलिए ज़रूरी है इसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इसके फेवर में ही हैं, चक्कर ये भी है कि इसमें बहुत से थ्रेट्स एंड चैलेंजेस हैं। कह रहा है ऐसे कौन से थ्रेट्स एंड चैलेंजेस हैं, कह रहा सबसे बड़ा थ्रेट है डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम। यानी ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो होता है विच वर फंडामेंटल टू सेक्रेट ग्रुप्स वो डिसअपियर होता जा रहा है। रिचुअल्स नाउ कंसिडर्ड सुपरस्टिशंस वाले हो गए हैं। फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की बात है, रैपिड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंटल इंटरवेंशन से, यानी जो रोड है, रेलवे है, डैम है, कमर्शियल फैक्ट्री है, इन सब ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस कर रहा है। कह रहा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे अम्बी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट है वेस्टर्न घाट का, एकड़ ऑफ कम्युनिटी लैंड वहाँ पे चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इंक्रोचमेंट है बहुत ज़्यादा, ड्राई डेसिडुअस लाइट लविंग स्पीशीज़ है, वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा माइक्रो क्लाइमेट उन सबको चेंज होते हुए देख रहे हैं। फिर तीसरा लाइफ स्टॉक की बात है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ट्रैम्पलिंग की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इससे लोकल फौना पे बहुत असर पड़ता है। यानी आप सोचो गाय बहुत ज़्यादा खेत में से घासें खाएगी और सॉइल इरोजन होगा जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, उससे लोकल फौना पे असर पड़ना शुरू हो गया। कह रहा है पंजाब में सेक्रेट ग्रुप श्रिंक होते जा रहे हैं सेक्रेट फॉरेस्ट, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन्वेजिव स्पीशीज़ और थोड़ा इसमें अपना रोल निभा देते हैं। एग्जॉटिक वीड्स तो होती हैं अब इससे बहुत पूरा ख़राब करके चले जाते हैं, इनके नाम तो याद रखना अब। नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए जहर की तरह काम करते हैं, यूरेटोरियम है, यूपाटोरियम ओडोरेटम है, ये लेंटेना कैमरा है, प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा है, ये सारे के सारे जहर का काम करते हैं, मतलब नाश पीट देते हैं। ये नेटिव बायोडाइवर्सिटी पर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ये। तो आप सोचो ये सारे के सारे ना गाइस थ्रेट्स हैं बेसिकली, और इन थ्रेट्स की वजह से ही क्या पैदा हो जाता है, खतरा पैदा हो जाता है इन सेक्रेट ग्रुप्स को लिए। ठीक है, इसीलिए देखो इसका कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि ऐसा क्या करें, वे फॉरवर्ड में ऐसा क्या होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ना अलॉन्ग साइड द सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट गाइडलाइंस आप फॉलोइंग स्टेप्स ले लो। कह रहा क्या करो, कह रहा सबसे पहले करो आप मॉनिटरिंग ऑफ सेक्रेट ग्रुप थ्रू बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू आप मॉनिटरिंग करना शुरू करो। सबसे पहले कमेटी बिठाओ, फिर ना ऐसा करो सेक्रेट ग्रुप्स को बचाने के लिए ना सिक्योरिटी देने के लिए फेंसिंग करनी शुरू कर दो और बफर जोन्स बनाने शुरू कर दो। फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, बढ़ाने का मतलब देखो वो खुद भी बहुत अवेयर है, लेकिन आप उनको एजुकेट और गाइड करते रहो कि कैसे इनकी सैंक्टिटी बचेगी। स्मॉल इंसेंटिव यंग बच्चों को देना शुरू कर दो ताकि वो भी इसमें रोल प्ले करें अपना। और रिस्टोरेशन ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स यानी प्लांटिंग नेटिव स्पीशीज़ या सीडलिंग्स को, सैपलिंग को, या नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट है उन सभी को बचाने के लिए या सॉइल वाटर कंजर्वेशन करने के लिए इनको रिस्टोर करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आए यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका नाम है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से सीधा आपको ध्यान में आ जाना चाहिए केन बेतवा का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बेतवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। केन कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ये सारा का सारा आपको समझना है कि कैसा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने यानी नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट पर फाउंडेशन स्टोन डाल दिया है। अब क्या है ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट?
किसी रिवर्स को लिंक करना क्यों ज़रूरी होता है, ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहता है कि जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, इसका एम पता है क्या है कि सरप्लस पानी को, जैसे केन बेसिन में सरप्लस पानी होता है और बेतवा में स्कार्स एरिया है, वहाँ पर पानी की कमी है, तो 2030 तक ये कसम खाई गई है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम केन के सरप्लस पानी को हम बेतवा के स्कार्स एरिया तक पहुँचाएंगे। समझ आ गया? दिस इज़ बेतवा एंड दिस इज़ केन। यहाँ से पानी ऐसे आएगा। लोकेशन इसकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पड़ेंगी, बुंदेलखंड का ड्रॉट प्रोन रीजन पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा जा रहा है, 2 फेजेस में डाला जाएगा। कैसे कैसे? फेज़ 1 में दौधम जो डैम है पन्ना टाइगर रिजर्व में, उसको इरिगेशन पावर जनरेशन उससे करवाया जाएगा और केन बेतवा लिंक से 221 किलोमीटर टू ट्रांसफ़र वाटर लगेगा, तो वो इसमें मदद मिल जाएगी। फेज़ 2 में क्या किया जाएगा, जो भी लोअर ओर डैम है, बिना कॉम्प्लेक्स है, कोथा बराज है, उसके वाटर स्कार्सिटी जो भी बेतवा बेसिन में, उसको फेज़ 2 में कवर किया जाएगा। अब हम ये बात कर रहे हैं कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के फ़ायदे क्या हैं, क्या इससे फ़ायदा होगा। तो इसके 5 फ़ायदे यहाँ लिखे गए हैं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एग्रो इंडस्ट्रीज, टूरिज़्म बढ़ेगा, माइग्रेशन कम होता चला जाएगा, क्योंकि वहीं जॉब्स मिल जाएंगी ना, वहीं रिसोर्स आके आपके पास ही आ जाएगा। फिर फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट की समस्या ख़त्म होगी। जहाँ ज़्यादा सरप्लस पानी है वहाँ फ्लड आएगा, जहाँ स्कार्सिटी है वहाँ ड्रॉट पड़ेगा, दोनों की समस्या ख़त्म हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी से फ़ायदा क्या होगा भैया, आप 103 मेगावाट तक हाइड्रो पावर, वाटर और 227 मेगावाट सोलर पावर जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या दूर हुई। पानी की वाटर सप्लाई 62 लाख लोगों को देगा ये पानी की सप्लाई, उनका हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करेगा केन बेतवा के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। एग्रीकल्चर की मानोगे तो 10.62 लाख हेक्टेयर बुंदेलखंड में पानी इरिगेट होगा और मानसून की डिपेंडेंसी कम होगी। समझ आए फ़ायदे? अब नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड समझो कि कब से आया और ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या है इसके बारे में समझते हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि जो आइडिया है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था सर आर्थर कॉटन 1850 में, और इसको फिर रिवाइव किया गया 1972 में KL राव द्वारा। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पावर एंड इरिगेशन रह चुके हैं 1972 में। फिर 1980 में अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान एंड इन 1982 नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये साथ में बैठ के इन्होंने रिवर लिंकिंग की फिजिबिलिटी, यानी ये चेक किया कि रिवर अगर लिंक हो रही है तो वो कितना फिजिबल है, मतलब कितना कितना पॉसिबिलिटी है कि रिवर लिंक हो सकती है और इससे क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान, इस सारी गाइडलाइंस को लिखा गया। 2021 में 2021 में सेंटर ने प्रपोज ही कर डाला नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हम NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को रिप्लेस कर देंगे। अभी आई बात, ऑब्जेक्टिव यही था कि जहाँ पर पानी सरप्लस है डेफिसिट रीजन तक पहुँचाओ और 30 मिलियन हेक्टेयर तक इरिगेशन अच्छा हो जाएगा, पावर भी जनरेट हो जाएगी, मतलब फ्लड को भी ख़त्म करेगा, ड्रॉट भी ख़त्म करेगा, रूरल इनकम और नेविगेशन को एड मिल जाएगी। अब जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी थी उसने कई सारे फॉलोइंग कंपोनेंट लेकर आया। हिमालयन रिवर डेवलपमेंट में कह रहा है कि हम 14 लिंक करेंगे, फिर 16 लिंक करेंगे पेनिनसुलर में। इंट्रा स्टेट के लिए इसने विद इन स्टेट वाटर मैनेजमेंट की बात कर दी। तो प्रपोज इंटर स्टेट बेसिन ट्रांसफ़र लिंक की यहाँ पर बात ये कर रहा है। यहाँ पे सारा इसने अपना लिंक के पूरा बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये लिंक किया गया, कोसी मेची कोसी घाघरा से लेकर ये सारा लिंकिंग प्रोजेक्ट है। पेनिनसुलर का ये हिमालयन पार्ट है, कैसे कैसे लिंक हुए हुए हैं। लेकिन देखो, जब भी हम ना 2 रिवर्स को लिंक करने के प्रोजेक्ट्स लाते हैं वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उससे सबसे पहला असर पड़ेगा आपके पर्यावरण पर, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिसरप्शन मिलेगी। कह रहा है, अब आप सोचो जो ये केन बेतवा का प्रोजेक्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से पता है क्या होगा, 98 स्क्वायर किलोमीटर जो पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया है वो सबमर्ज होगा, जिसको टाइगर्स को समस्या आएगी, घड़ियाल्स को समस्या आएगी और एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन भी होगा। लोकल क्लाइमेट चेंज हो सकता है। IIT बॉम्बे वालों ने तो बताया कि पोटेंशियल रेनफॉल डेफिसिट हो जाए ड्यू टू वाटर ट्रांसफ़र। तो आप सोचो कि कितना खतरनाक सा ये एक इंडिकेशन है। फिर इकोनॉमिक कंसर्न्स तो हैं, आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। 44,605 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ का इसमें
खर्चा आ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ा, और मेंटेनेंस कहीं से टूट गया तो ले लो मज़े फिर। तो इकोनॉमिक कॉस्ट, फिर सोशल इम्प्लीकेशंस, लोकल पॉपुलेशन को जाना पड़ेगा, वहाँ से जगह छोड़नी पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड बड़ा डिस्ट्रप्शन है, टेक्निकल चैलेंजेस हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी हो ना हो, नॉन पेरिनियल वाटर स्पेशली उनके साथ क्या करोगे, वाटर क्वालिटी एक कंसर्न है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स का क्या करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का। तो कह रहा है इसको एड्रेस तो देखो करना ही पड़ेगा। तो इसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले बोल रहा है इंटर स्टेट कोऑपरेशन, यानी क्लियर कट एक तरह से आपको फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा। 2 स्टेट्स में, अगर आपको 2 राज्यों में अगर पानी शेयर करना है, और हो सके तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाइए, कंसल्टेशन लेनी हो, कोई डिले हो रहा हो उसके ऊपर बात करिए, स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, लोकल पॉपुलेशन से बात करो, उनको समझाओ, उनको वाटर मैनेजमेंट बताओ, उनको एजुकेट करो, टेक्नोलॉजी की मदद लो, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, रियल मॉनिटरिंग टूल्स इंटीग्रेट करो, सस्टेनेबल सोल्यूशन लाइक मंगल टरबाइन बुंदेलखंड फार्मर मंगल सिंह थे 1987, उन्होंने बनाया था, ताकि काइनेटिक एनर्जी से पानी जो है वो लिफ्ट होके बिना डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से पानी के फ्लो को बढ़ा सको। और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए तो आपको कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करनी चाहिए, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथन करना होगा अपना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और फिर ये भी देखो कि इकोलॉजिकल डैमेज ना हो जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा हो। तो ये सारी अगर तरीके से आपने कर ले गए तो डेफिनेटली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल ज़रूर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, रूल रिलीज़ करे बेसिकली, जिसका नाम रखा ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024। पूरी पब्लिक कंसल्टेशन से निकल कर आया। अब ये स्टेचूटरी प्रोविजंस हैं, सबसे पहली बात एक एक्ट के तहत आए हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट्स के अंडर ही इसको इशू किया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही। CPCB, SPCB सब ये रिस्पॉन्सिबल है इसको गाइडलाइंस के ऊपर चलाने में। इम्प्लीमेंट ये होगा 1 अक्टूबर 2025 से, ध्यान रखना इस बात को, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी होगा। तो इसमें कुछ की फीचर्स हैं, फीचर्स क्या हैं? मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, यानी CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला गया है रजिस्ट्रेशन करो। सर्कुलर इकोनॉमी इनका मेन फोकस है। वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो फाइन वायलेटर्स बनेंगे अनसेग्रीगेट अगर करा वाटर कलेक्शन एंड ऑल को। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑल वेस्ट जनरेटर्स, बल्क जनरेटर, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे चलेगा कि जो पोल्यूट कर रहा है पैसे पे करे। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का, वेस्ट मैनेजमेंट का, प्रोसेसिंग, सारा कुछ उसमें सब कुछ लिख लिया गया है, ताकि अल्टीमेटली हमारा ध्यान क्या है? ध्यान ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो भी इम्प्रॉपर हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक है। सबसे पहली बात, अगर आप वेस्ट को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हो तो उसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा आप पर, आपके वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, आपके पानी को सबसे पहले गंदा करेगा, जिससे आपका इकोसिस्टम, आपका ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट करेगा। फिर आपको वायु प्रदूषण देखना पड़ेगा, आपके हार्मफुल सब्सटेंस निकलेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं करोगे, ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स वगैरह निकलेंगे, मीथेन एमिशन होगा, तो क्लाइमेट चेंज के लो फिर आपका सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल ख़राब होती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ये पड़ता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट आपको और ज़्यादा लगानी पड़ेगी फिर। तो यानी यहाँ पर ये कहना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले उसने कहा कि ना हम ना डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल है, चाहे वो गार्बेज है, ट्रैश है, रिफ्यूज़ है, ये सारी डेफिनेशन के अंदर आएगा। अब इसने 6 टाइप के वेस्ट बताए, म्यूनिसिपल है, जार्डस है, इलेक्ट्रॉनिक है, प्लास्टिक है, बायोमेडिकल, कंस्ट्रक्शन, ये सभी तरह का क्या होता है? वेस्ट होता है। तो करंट स्टेटस टेरी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो एनुअल वेस्ट जनरेशन है वो 62+ मिलियन टन्स का है। फिर 43 मिलियन टन्स का कलेक्शन है, 12 मिलियन टन्स का ट्रीटमेंट है, 31 मिलियन टन्स का इसको वेस्ट यार्ड में डंप किया गया है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अपने ही भारत देश में चैलेंज हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है बेसिक सर्विस इश्यूज़। बेसिक सर्विस इश्यूज़ क्या है? पहला, क्योंकि पुअर कलेक्शन सिस्टम है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। लिमिटेड वेस्ट सेपरेशन है एट सोर्स। बेसिक सर्विस इश्यूज़ में सबसे पहले है पुअर कलेक्शन सिस्टम, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, यानी रूरल एरियाज़ में ठीक ढंग से
जो गंद है उसको, कूड़े को कलेक्ट ही नहीं किया जाता, फिर सेपरेट नहीं किया जाता कूड़े को कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा ऐसा होता है ना शहरों में, तो वो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करके आता है, वो किया नहीं जाता। ट्रेंड वर्कर है नहीं, अवेयरनेस है नहीं प्रॉपर डिस्पोजल से क्या मदद मिलेगा, लोग ऐसे फेंक फाक के चले जाते हैं, इलीगल डंपिंग करते हैं, कहीं भी उठा के कहीं भी कुछ भी फेंक फाक देते हैं। फिनेंशियल कंस्ट्रेन है, लोकल बॉडीज़ के पास पैसा तो है नहीं देखो जी, तो वो क्यों इतना अपना दिमाग खर्च करें इसके अंदर। मल्टीपल एजेंसीज होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लगता है वो करेगा वो करेगा वो करेगा, और कोई भी नहीं करता। फिर टेक्नोलॉजी का गैप बहुत भारी है, मॉडर्न सोल्यूशन तो लगाते कहाँ हैं हम, IoT ब्लॉकचेन या यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। हाई कॉस्ट लो अवेयरनेस, अब क्या करोगे आप। तो की इनिशिएटिव कह रहा है लगाओ फॉर प्रमोटिंग इफेक्टिव साफ ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। तो स्मार्ट सिटी मिशन आया, चाहे हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, सब लगाया ग्लोबली भी। आपको पता है इवन जापान के अंदर UNEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी सेंटर है, जिसका सारा फोकस होता है कि ऐसे स्पेशल वे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये सबको कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में फोकस किया जाए, इनको कैसे हटाया जाए। तो काम चल रहा है, लेकिन अभी हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इसमें। और भारत के लिए देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव ढंग से करने के लिए कुछ बातों को प्रस्तावित किया गया है, कुछ बातों को समझाया गया है। कह रहा अगर आप चाहते हो भारत देश में, इंडिया के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस तरीके से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से करना पड़ेगा। और लोकल बॉडीज़ को फंडिंग दो, कोई चारा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन क्यों नहीं लगाते हो। कह रहा भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर GPS इनेबल व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हो सकते हैं जो डोर टू डोर कूड़े को कलेक्ट कर रहे हैं, तो तुम और शहरों में क्यों नहीं लगा सकते हो। फिर PPP का कॉन्सेप्ट चलाओ ना, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट होगा। बॉम्बे बेंगलोर जितनी भी सिटीज़ हैं, भोपाल है बेंगलोर है, इन सब में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दो, कंपोस्ट प्लांट्स अपना बनाओ, सेटल करो, और उसके बाद स्ट्रेंथन करो मॉनिटरिंग। CPCB या SPCB को उठाओ, उनको बोलो भाई हाँ ट्रेंड स्टाफ, इनके स्टाफ्स को पकड़ो, आप इनको ट्रेंड करो। और पब्लिक अवेयरनेस सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। देखो बिना पब्लिक, बिना कम्युनिटी के लेवल के एंगेजमेंट के, बिना वेस्ट एग्रीगेशन के काम नहीं बनेगा। पब्लिक अवेयरनेस बहुत 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 ज़रूरी है, इसके बिना देखो कोई भी काम नहीं हो सकता। आप समझते हो मेरी इस बात को। तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, स्वच्छ भारत मिशन का तभी होगा जब आपके साथ आपकी पब्लिक खड़ी है। पब्लिक अगर आपका साथ दे देगी तो फिर आपको क्या दिक्कत है। देखो पब्लिक को समझ आए, अवेयरनेस डाला करो। देखो तुम कूड़ा गंद इधर उधर फेंक देते हो, उससे क्या नुकसान होगा, समझाना चाहिए। चाहे एडवर्टीजमेंट करो, कुछ करो, उनके साथ बैठो, समझाओ। ठीक है जी, चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जिसका हमारा लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद शॉर्ट्स कल करेंगे और MCQs कल करेंगे। आज हम करते हैं अर्बन एयर पोल्यूशन के बारे में। अर्बन एयर पोल्यूशन को पढ़ते हैं क्या है, न्यूज़ में क्यों है सबसे पहले। अच्छा यार, एक बात मैं देख रही हूँ, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, मतलब मुझे लगता है मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा साथ दो ताकि मोटिवेशन बना रहे, ऐसा ना लगे ना कि बस भाई मैं कराती जा रही हूँ, मेरी तरफ से पूरे एफर्ट हैं, आप कुछ करके राजी नहीं हो। तो ऐसा मुझे फील मत कराओ आप, ठीक है। अर्बन एयर पोल्यूशन में देखो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ना वर्ल्ड सिटीज़ की रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई, वर्ल्ड सिटीज़ की रिपोर्ट आई 2024 में, सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन ऑफ UN हैबिटेट। तो अर्बन एयर पोल्यूशन के बारे में बता रहा है कि 6.7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हुई है। ध्यान समझना, दोबारा सुन लो। वर्ल्ड सिटी की रिपोर्ट आई है, कहा गया है जो शहरों में धुएं का प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे 6.7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हो रही है। 2019 की रिपोर्ट है, 2019 है 2024 की रिपोर्ट, 2019 तक का डेटा बता रहे हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क है। इसकी वजह से बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, उससे पहले ही मर जा रहे हैं। 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, नई दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी नई दिल्ली है, मतलब 9 आउट ऑफ 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड की हमारे भारत में है। देखो कितनी शर्मनाक बात है ये, देख रहे हो आप सोचो 10 में से 9 हमारे ही सारे शहर हैं, सारे गंदे हैं, हवा के मामले में इतने गंदे। अब क्या कारण है, आप सोचो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिसने एयरशेड मैनेजमेंट चलाया है, वो पूरी कोशिश में लगा है तमाम कि भाई हम 2.5 को हम ख़त्म करके रहेंगे, 2027 तक कम करके रहेंगे। ऐसा क्या कारण है, आप सोचते हो कभी इस बात को कि भारत में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, एयर पोल्यूशन हमारे देश में। उसका सबसे बड़ा कारण है मेटेरोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स। सही बता रही हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर है ये। क्यों,
क्योंकि लो रेनफॉल है और विंड। कह रहा कैसे, कह रहा सितंबर अक्टूबर में चलो आप, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के अंदर रेनफॉल होती है कम, और विंटर की जो विंड है वो स्लगिश होने शुरू हो जाती हैं, यानी यहीं पर स्टेगनेंट हो जाते हैं आपके पोल्यूटेंट लेवल नॉर्थ इंडिया में शुरू हो गए। अब एयर शेड डायनेमिक समझो। रीजनल एयर पोल्यूशन जो है उसका विंड पैटर्न जो है कह रहा है कि 50% दिल्ली में PM2.5 ओरिजिनेट होती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। 50% दिल्ली की जो PM2.5 है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वजह से आ रही है। लो, ये भी एक प्रॉब्लम है कि विंड का पैटर्न ऐसा होता है जिससे हमारी दिल्ली पूरी एकदम वो हो जाती है, धुएं में भर जाती है पोल्यूशन के। फिर डस्ट स्टॉर्म, बहुत गंद चलता है, मतलब हमारे यहाँ पता है क्या, डस्ट स्टॉर्म बहुत आती है, इतना डस्ट होता है। कभी आप ना चल रहे हो रास्ते में, देखना पत्ते होते हैं ना जो ट्री के पत्ते, उससे बिल्कुल डस्ट भरी होती है, इसमें धूल इतनी भरी पड़ी होती है। कह रहा कहाँ से आती है, कह रहा सहारा और थार डेजर्ट है, खूब वहीं से डस्ट आती है और नाइट्रेट में रिच होती है, पूरे ओजोन को फॉर्म कर देती है। कह रहा आप समझो गुरुग्राम का डस्ट स्टॉर्म जो है पूछो मत आप, वहाँ पर 57% ऑफ डेज रिकॉर्ड ओजोन लेवल सबसे ज़्यादा वहीं पे मिलता है आपको। गुड़गांव में इतना डस्ट है। टोपोग्राफी, नदर्न इंडिया का जो लो लाइन टेरेन ट्रैप्स पोल्यूटेंट है उसका क्या करोगे। टेम्परेचर का इन्वर्जन है, विंटर में कंडीशन क्या होती है, वो कूलर एयर को नियर द ग्राउंड ट्रैप कर लेता है, उससे पोल्यूटेंट डिस्पर्सल वैसे ही प्रिवेंट हो रहा है। तो टेम्परेचर का इन्वर्जन होना भी, ये भी एक खतरे की घंटी होती है, ये भी एक पोल्यूशन को करने का कारण बन जाता है। अब ये कह रहा है कि उसके बाद देखो, ये तो चलो मेट्रोलॉजिकल जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा जो हम अपने हाथों से करते हैं। कह रहा कैसे, कह रहा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके। कह रहा ऐसा क्या करते हो, कह रहे जो ये पराली करते हैं ना, यानी जो स्टबल बर्निंग को जलाते हैं, पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा में उससे इतनी टॉक्सिक वो निकलती हैं गैसेस कि वो एडजेसेंट एरिया, स्पेशली दिल्ली आप आ जाओ, बस परेशान हो जाओगे आप उस समय पर। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गले सबके बैठ जाते हैं। और अर्बन इंडस्ट्रियल फैक्टर्स और भी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो डस्ट एंड एक्टिविटीज़ की वजह से, पर्टिकुलेट मैटर, ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। कंस्ट्रक्शन की दिक्कत दिल्ली में, अब जितने भी मैं कह रही हूँ आसपास जहाँ डस्ट बहुत है, कुछ तोड़ रही हो बिल्डिंग उससे डस्ट निकलेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से। हाई व्हीकल डेंसिटी, यानी टोटल नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल है, यानी ओपन बर्निंग हो जाती है वेस्ट की। मुंबई में जो लैंडफिल जलाए जाते हैं, 22,000 टन पोल्यूटेंट हर साल निकल रहा है, बताओ। ये सारे हम खुद ही कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन करते हैं हम। आयरन स्टील इंडस्ट्री चले जाओ, सीमेंट शुगर की इंडस्ट्री चले जाओ, खूब खूब भर भर के पोल्यूशन भरते हैं, भर भर के फेंकते हैं। पुणे में 30% आप इसी से निकाल रहे हो, और पुणे में, राजकोट में 2.5% PM2.5 एमिशन का भर भर के यहाँ पर पोल्यूटेंट निकल के आता है। ये फैक्टर्स हो गए। एडिशनल सोर्सेज भी हैं, कम नहीं है। बायोमास की कुकिंग स्टोव से या ये जो आपकी ईंटें बनती है ना, या फैक्ट्री में जैसे निकलता है, इससे भी पोल्यूशन फैलता है। कल्चरल फेस्टिवल, ओए होए, दिवाली पर आओ आप, फायर क्रैकर ऐसे जलाए जाते हैं दिल्ली में, तो भाई साहब लेवल ही छोड़ दो आप। नवंबर 2024 में देखो कह रहा है ओवरऑल लेवल ऑफ PM2.5 40.1, यानी आप समझ रहे हो सिवियर कैटेगरी की हवा हो गई थी हमारी। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स सही, हम सिवियर क्वालिटी में थे तो 2024 में, पता नहीं कैसे बच जाते हैं हम। ये सारे मॉनिटर पोल्यूटेंट है, ये सब मॉनिटर किए जाते हैं। नाम याद रखना, PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सब। अब कंसर्न क्या है, एयर पोल्यूशन होगा तो कंसर्न नहीं आएंगे, इशू नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सबसे पहला असर पड़ता है हेल्थ पर, सबसे गंदा असर हेल्थ के इम्पैक्ट पड़ेगा। कह रहा कैसे, कह रहा रेस्पिरेटरी। आप समझ लो जिस समय इतना पोल्यूशन हो रहा था दिल्ली में, तो उसी वक्त न्यूज़ आर्टिकल में आया था कि आप रोज़ 20 सिगरेट पी रहे हो, 20 सिगरेट्स पी रहे हो आप। इतनी गंदी हवा थी दिल्ली की उस समय। लंग डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए आप तैयार रहिए। दिल्ली में अलोन 30,000 डेथ सोचो एयर पोल्यूशन से होती है हर साल। 2 मिलियन डेथ नेशन वाइड हो चुकी है। नेशन वाइड इतना भारत में बुरा हाल है। इकोनॉमिक लॉस, प्री मेच्योर डेथ वैसी हो रही है। 36.8 बिलियन हर साल ख़राब हो रहा है हमारा पैसा, और हमारी जीडीपी का 1.36% हमारी जीडीपी ख़राब होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में था 2019 के टाइम पर। फिर आप ना देखो, SO2 सल्फर ऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, तो फ्लोरा फौना के लिए क्या बहुत अच्छा है, उसको भी असर पड़ रहा है। ताजमहल का वाइट मार्बल येलो पता है क्यों हुआ, SO2 के इमिशन और एसिड रेन की वजह से। फिर हर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट पड़ता है।
बिल्ट अप अर्बन एरियाज़ में हायर टेम्परेचर से बिल्डिंग्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन बहुत तगड़ी तरीके से हो रहा है। फिर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे तो पूछो ही मत आप, एसिडिफिकेशन हो गया लेक्स में, मरकरी, ये सब एक्वेटिक फूड चेन पूरी खिला के रख दी है। डिस्कलरेशन, वीकेंड हो गए हैं क्राउन्स, पेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओजोन डैमेज होता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस कम होता जा रहा है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। कह रहे हैं ये क्या है, ये सब कंसर्न्स एरिया हैं। तो भारत ने क्या कुछ लिया कोई कर्व करने के लिए एयर पोल्यूशन ने? सरकार ने बहुत सारे पैरामीटर बनाए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया, पॉलिसी के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया कि भाई हम 2026 तक 40%, 131 सिटीज़ में हमने कसम खाई है कि हम इसको ख़त्म करेंगे। अब देखते हैं कितना होता है। एमरजेंसी मेजर्स लगाए हमने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इसको लिए बनाया, CPCB बोर्ड तैयार करा हमने, पोर्टल ऐसा तैयार करा जिससे कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती चली जाए। फिर पोल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात की गई कि प्रमोट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर फेम इंडिया स्कीम। फिर क्लीनर फ्यूल है, CNG है, LPG है, BS6 स्टैंडर्ड है, एथनॉल ब्लेंडिंग, ये सब कुछ किया गया। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव हमने लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रूरल हाउस होल्ड के लिए, ताकि LPG की यूसेज बढ़े। ये सब किया, लेकिन कह रहा है कि अभी इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ना कुछ उस पर खास डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो सबसे पहले आप अर्बन प्लानिंग और ग्रीन इनिशिएटिव को बहुत ध्यान से करो। कह रहा क्या करो इसके लिए? ग्रीन स्पेसेस बनाओ आप अर्बन एरिया में, अर्बन गार्डन तैयार करो, लिविंग प्लांट वॉल्स बनाओ, ऐसी प्लांट वॉल्स बनाओ जिससे गैस इमिशन कम निकले। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का काउंटर करना पड़ेगा। लंदन में अल्ट्रा लो इमिशन जोन रिड्यूस हुआ था ना, तो आप नहीं कर सकते, आप भी करो, क्लियर एयर जोन्स बनाओ। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ो बढ़ो बढ़ो, साइकिल्स वगैरह चलाना शुरू करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, लोगों को बोलो गाड़ी अपने घर पे रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सवारी करो जहाँ भी जाना है। टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक सोल्यूशन निकालो, क्लीनर फ्यूल लगाने पड़ेंगे आपको। ब्राज़ील में मिथनॉल और हाइड्रोजन फ्यूल जापान में यूज़ हो सकता है, तो आपके देश में क्यों नहीं हो सकता? आर्टिफिशियल रेन करवाओ, जहाँ लगे करवाओ आप। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर डाइऑक्साइड तो चाहिए, क्लाउड में डालो आप, करवाओ, ताकि पोल्यूटेंट सेटल हो, स्मॉग ना हो। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप बायो रिमिडेशन यानी ड्राइंग ऑफ वेस्ट जैसे हो रहा है ना, उसको करो, बायो माइनिंग करो आप। जैसे आप कोलकाता के अंदर डापा लैंडफिल है, उससे लैंडफिल फायर कम होंगी, एयर क्वालिटी अच्छी होती है उससे भी। देखो वेस्ट मैनेजमेंट से कितने सारे फ़ायदे हैं। फिर इंटीग्रेटेड पोल्यूशन आप पॉलिसी बनाओ ना, पोल्यूशन को हॉलिस्टिकली आपको एड्रेस करना है, डिस्पोजन देखना है, नेशनल फ्लो देखना है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेने की ज़रूरत है, माले डिक्लेरेशन कर दो ताकि आप इनको बांग्लादेश, भूटान, मालदीव इनसे ना काउंटर करके हटा पाओ, ठीक है। इसीलिए देखो एयर क्वालिटी का ना डैशबोर्ड भी भारत में तैयार किया गया था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है ये बनाया गया था। बेसिकली इंटरनेशनली डैशबोर्ड तैयार करा गया था एयर क्वालिटी के लिए। एयर क्वालिटी डैशबोर्ड में पता है क्या होता है? डेटा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव बताया जाता है कि किसी लोकल, सब रीजनल और रीजनल स्केल्स पे कितने कितने लेवल पर पोल्यूशन है। तो इसमें अलार्मिंग स्प्रेड बता दिया जाता है, जैसे बताया था हॉटस्पॉट लाहौर एंड न्यू दिल्ली, कोलकाता में बोला गया भाई साहब PM2.5 बहुत बढ़ गई है, कुछ करो। वहीं से वो वॉच करता रहता है, हमारा इंटरनेशनल जो सेंटर फॉर है ना, ये लोग वॉच करते रहते हैं। तो PM2.5, PM10 क्या है? पार्टिकल जो 10.10 माइक्रोन्स और से भी कम का डायमीटर होता है, इसमें 2.5 से भी कम होता है। दोनों बहुत 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 खतरनाक होते हैं। आपके अंदर गए आप लंग खे तो समझ लो 12 बज जाएंगे, मतलब आप समझ लो 20 सिगरेट एक दिन में, इतना हाल ख़राब हो जाता है। शॉर्ट्स गाइस कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा है, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे शॉर्ट्स के साथ, MCQs के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।